धाया धाया। बंदूकों की आवाज़ ने भारत के मिलन शहर की शांत रात को चीर कर रख दिया। उस अफरा-तफरी के बीच 4 लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आदमी ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया हुआ था। उसके पीछे दौड़ रही लड़की ने उस आदमी के बच्चे को उठा रखा था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जिसकी वजह से उनका पीछा कर रहे दुश्मनों को उनकी जगह का पता चल रहा था। लड़की ने जल्दी से बच्चे का मुंह दबा दिया। वह बच्चा उसके लिए काफ़ी भारी था। उसे उठाकर दौड़ना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। भागते हुए वे नदी के किनारे बने एक घाट के सामने पहुंचे। वहां उनके स्वागत के लिए 5 नावें खड़ी थीं। आदमी ने अपनी पत्नी को एक नाव की कुर्सी पर लेटाया और फिर उस लड़की से अपना बच्चा ले लिया, जो अभी भी बुरी तरह हाँफ रही थी। लड़की की तरफ एक नज़र देखे बिना ही वह आदमी नाव की तकनीक और यंत्रों की जांच करने लगा। कुछ ही मिनटों पहले जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर लड़की घबराहट महसूस कर रही थी। वह हल्की सी कांपी। उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा था। अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली। जब उसकी धड़कनें कुछ सामान्य हुईं तो उसने नाव के चारों ओर देखा। उसका गला सूख रहा था। उसे जोरों की प्यास लग रही थी, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसे पानी कहाँ से मिलता। कुछ सोचने के बाद वह खुद पर ही व्यंग्य से मुस्कुराए। वह यहाँ एक नाव पर खड़ी थी, उसके सामने एक पूरी नदी बह रही थी, फिर भी वह एक बूंद पानी नहीं पी सकती थी। क्या किस्मत सच में उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। ये जनवरी के मध्य का समय था और जाहिर है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। वह लड़की ठंड से कांप रही थी और अपना ध्यान भटकाना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ पल सोचा और चारों ओर नज़र दौड़ाए। फिर वह नाव से उतरी और अपना फौजी चाकू निकाला, जो उसने अपने पैर से बंधे कपड़ों के नीचे छिपा रखा था। उसने बाकी 4 नावों के इंजन चालू किए और फिर घाट की रेलिंग से बंधी उनकी रस्सियों को तेजी से काट दिया। रात के अंधेरे में नर्मदा नदी के पानी में वे नावें बेतरतीब ढंग से बहने लगीं। अब वे गुंडे पानी के रास्ते उनका पीछा नहीं कर सकते थे। बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज़ एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज रही थी। लड़की को बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। रात बेहद खामोश थी और घाट के आसपास कोई नहीं था। इस सन्नाटे में बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ और साफ सुनाई दे रही थी। इस बच्चे को ऐसे समय में ही हमें धोखा क्यों देना था। इतने तनाव के माहौल में भी वह मजाक कर सकती थी, लेकिन यह एक बड़ी मुसीबत थी। उनका पीछा करने वाले आसानी से उनकी जगह का पता लगा लेंगे। इस कड़ाके की ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था और जैसे जैसे समय बीत रहा था वह कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसने अपनी पीठ के बीच वाले हिस्से को छुआ जहां से खून बह रहा था। हाँ, अपने आगे चल रहे उस आदमी को बचाने के लिए 10 मिनट पहले उसने वह गोली अपने ऊपर ले ली थी। कदमों की आहट करीब आ रही थी। वह जल्दी से नाव पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। धाया। इससे पहले कि वह नाव पर चढ़ पाती, एक गोली उसके दाहिने कंधे पर आ लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नमस्ते प्यारे पाठकों, मैं प्रवाह 07 हूँ। ये 5वीं बार है जब मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन पहली बार अपनी कोई रचना प्रकाशित कर रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। हालांकि आप बेझिझक मेरी गलतियाँ बता सकते हैं और अगर कहानी को लेकर आपके कोई और विचार हैं तो कृपया उन्हें साझा करें। साथ ही आप मेरे और कहानी के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन भविष्य की कहानी से जुड़े सवाल मत पूछिएगा। मुझे शुभकामनाएं दें। उस लड़की का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। दर्द बहुत गहरा था। वह घाट पर ही बैठ गई। वह पहले से ही इतनी कमज़ोर हो चुकी थी और ये दूसरी गोली उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वह उस बच्चे को कोसना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी। आखिरकार वह उसका बच्चा था। सांस लेने के लिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कंधे के भयानक दर्द की वजह से उसके फेफड़े भी उसका साथ छोड़ रहे थे। उसे बहुत पसीना आ रहा था और शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका रंग पीला पड़ने लगा था। आसमान लाल बादलों से भरा हुआ था। वह बहुत भारी और उदास लग रहा था। वहां एक भी तारा या चांद का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, और अगर होता भी तो इन घने बादलों में दिख नहीं पाता। उसने उस आदमी की तरफ देखा। वह इंजन चालू करने ही वाला था, लेकिन उस लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वह जीना चाहती थी। वह इस खूबसूरत दुनिया में खुशी से जीने की ख्वाहिश रखती थी। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी था। अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना था। उसने अपने दांत भींचे और हिम्मत जुटाई। उसे किसी भी तरह उस नाव तक पहुंचना ही था। धाया धाया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, तीसरी गोली सीधे उसके बाएं पैर में घुटने के ठीक नीचे आकर लगी। चौथी गोली निशाना चूक गई। वह जो दर्द महसूस कर रही थी वह असहनीय था। उसके लिए अब खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था और सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। उसे खांसी आई और उसके मुंह से खून निकल पड़ा।
उसे अपने मुंह के अंदर लोहे जैसा स्वाद महसूस हो रहा था। वह एक बात समझ चुकी थी, अगर वह यहाँ से जिंदा बच भी गई तो भी वे लोग उसे ढूंढकर मार डालेंगे। आज उसी की वजह से उसका सबसे प्यारा इंसान घायल होने वाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी वजह से उसके कितने और करीबी लोग मारे जाएंगे। तभी बारिश शुरू हो गई। पहले ये धीमी थी और फिर तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उसकी बदकिस्मती पर रो रहा हो। इस ठंडी रात और इतनी तेज बारिश ने उसके पूरे शरीर को वहीं जमा कर रख दिया था। उसी पल वहीं खड़े खड़े उसने एक फैसला किया। वह तड़प कर चीखना चाहती थी। यह कोई शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि यह उसके दिल की तड़प थी। अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर उसने चुपचाप उनकी नाव की रस्सी काट दी। उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वे आ रहे थे। ब्रूम। जैसे ही नाव चालू हुई, नाव और उसके बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली गई। फिर उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास झलकता था, लेकिन वह हिल नहीं सका। वह अपनी जगह पर ही जड़ हो गया था। वह घाट पर ही छूट गई थी, पूरी तरह थकी हुई और खून से लथपथ। वह बहुत बेबस और लाचार लग रही थी। उसने उस आदमी की तरफ देखकर एक मुस्कान बिखेरी। वह कोई पछतावे वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक दुआओं भरी मुस्कान थी। जैसे वह उससे कहना चाह रही हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें खुशी से जीना होगा। वह देख रही थी कि सब कुछ धुंधला और अंधेरा होता जा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, अचानक उसके सिर पर जोर से वार किया गया। उसके आसपास का समय जैसे थम गया और उसका पूरा चेहरा खून से सन गया। अपनी चेतना खोने से ठीक पहले उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपने दिल में कहा, अलविदा मेरे प्यार। उसके बाद सब कुछ घने अंधेरे में डूब गया। फिर उसका बेजान शरीर घाट पर गिर पड़ा और उसके खून ने मिलन शहर में एक और नदी बना दी। पतझड़, चेरी के फूलों का मौसम। भोर के समय, साफ आसमान के नीचे, बगीचे में, चेरी के एक पेड़ के नीचे, मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। पहली ही नज़र में मैं तुम्हारी दीवानी हो गई थी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हालांकि तुम मुझे बहुत रूखेपन से देख रहे थे, लेकिन मुझे वह ज़्यादा डरावना नहीं लगा। फिर 1 महीने के लिए तुम हमारे कंप्यूटर भाषा के शिक्षक बन गए। मुझे सच में लगा कि यह हमारी किस्मत थी। शुरुआत में तुम्हारे करीब आना कितना मुश्किल था। हा, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता थी, और वह ये कि जो लोग रूखे, कठोर और दुनिया से कटे कटे रहते हैं, उनसे दोस्ती करने में मैं बहुत माहिर थी। और देखो, 1 हफ्ते के अंदर ही हम दोस्त बन गए। हमारी पहली बातचीत, मेरी तरफ देखकर तुम्हारी पहली मुस्कान, तुम्हारे साथ मेरा पहला काम, तुम्हारी पहली तारीफ, मेरे सिर पर प्यार से थपकी देना, पहला गले लगाना, एक ही छाते के नीचे हमारा पहला सफ़र, छत पर एक साथ खाया गया दोपहर का पहला खाना। तुम हमेशा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। तुम मेरे लिए मुश्किल चीज़ों को भी आसान बना देते थे। जब मुझे अपने समूह के साथ एक नया खेल बनाने के लिए प्रतिभा पुरस्कार मिला, तो तुम ही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले मुझे बधाई दी थी। तुम जानते थे कि मुझे कंप्यूटर विज्ञान पसंद नहीं है, इसलिए तुमने मुझे वह रास्ता चुनने की सलाह दी जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन मैं पहले ही वह रास्ता चुन चुकी थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्या तुम्हें यह पता था? उस समय कौन जानता था कि तुम सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हो? उन खुशी से भरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी तुमने मुझसे संपर्क रखा। बार बार तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर किया। हम एक साथ तुम्हारे परिवार से भी मिले। तुम्हारे माता पिता कितने ख्याल रखने वाले थे। क्या तुम्हें याद है जब तुम मुझे वहां ले गए थे तो उन्होंने तुम्हें कैसे चिढ़ाया था? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पहली लड़की थी जिससे तुमने सामान्य तरीके से बात की थी। तुमने तो मुझे अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए भी कहा था। उस समय क्या तुम्हें अंदाज़ा था कि मैं कितनी खुश थी? क्या तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? मैं हमेशा, बस हमेशा तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन खुशी के वे 5 महीने अचानक उलट गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुमने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे बहुत कठोर लहजे में बात करने लगे। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? अचानक से तुम्हें मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई? क्या तुम्हें पता है कि यह मेरे लिए कितना दर्दनाक था? काश मैं वह असल वजह जान पाती कि तुमने मुझसे दूरियां क्यों बना लीं। मेरा मानना है कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसी चीज़ों को सुलझने में समय लगता है। हालांकि वह दिन कभी नहीं आया। 1 महीने बाद तुमने शादी कर ली। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे ये समझने में ही बहुत समय लग गया कि आखिर हो क्या रहा है। दर्द इतना असहनीय था कि कुछ पलों के लिए मेरी सांसें ही रुक गईं। मेरे दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि जब दिल खून के आंसू रोता है तो कैसा महसूस होता है। फिर मुझे एहसास हुआ, तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे, है ना? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे।
क्या तुम मेरी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, या तुम बस मुझे तड़पाना चाहते थे? मुझे इन सवालों के जवाब नहीं पता क्योंकि मुझे उन्हें ढूंढने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ, तुम मुझसे चिढ़ते हो, इसीलिए तुम मुझे चोट पहुँचाने के लिए ऐसी हरकतें कर सके। अगर तुम बस मेरी बहन से शादी करना चाहते थे तो तुमने मेरे साथ इतने प्यार से क्यों बात की, जबकि तुम दूसरों के साथ ऐसा कभी नहीं करते? तुमने मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास हूँ? अब तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हो। ठीक है फिर, मैं वादा करती हूँ आज के बाद से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। जब तक कि मैं एक दिन तुम्हारे मुंह से यह न सुन लूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब तक के लिए इन यादों को अलविदा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन भाग 2। तारांकन तारांकन। ओरिजिनल नेम इंडियन नेम टाइप। पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पूर्णविराम। ली कॉर्पोरेशन सिंघानिया कॉर्पोरेशन सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान अदर। टैलेंट अवार्ड प्रतिभा पुरस्कार अदर तारांकन भाग 1 तारांकन तारांकन। अध्याय 3 जब तक तुम न कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पतझड़ चेरी के फूलों का मौसम। भोर के समय साफ आसमान के नीचे बगीचे में चेरी के एक पेड़ के नीचे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। पहली ही नज़र में मैं तुम्हारी दीवानी हो गई थी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हालांकि तुम मुझे बहुत रूखेपन से देख रहे थे लेकिन मुझे वह ज़्यादा डरावना नहीं लगा। फिर 1 महीने के लिए तुम हमारे कंप्यूटर भाषा के शिक्षक बन गए। मुझे सच में लगा कि यह हमारी किस्मत थी। शुरुआत में तुम्हारे करीब आना कितना मुश्किल था। हा, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता थी और वह ये कि जो लोग रूखे, कठोर और दुनिया से कटे कटे रहते हैं उनसे दोस्ती करने में मैं बहुत माहिर थी। और देखो 1 हफ्ते के अंदर ही हम दोस्त बन गए। हमारी पहली बातचीत, मेरी तरफ देखकर तुम्हारी पहली मुस्कान, तुम्हारे साथ मेरा पहला काम, तुम्हारी पहली तारीफ, मेरे सिर पर प्यार से थपकी देना, पहला गले लगाना, एक ही छाते के नीचे हमारा पहला सफ़र, छत पर एक साथ खाया गया दोपहर का पहला खाना। तुम हमेशा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। तुम मेरे लिए मुश्किल चीज़ों को भी आसान बना देते थे। जब मुझे अपने समूह के साथ एक नया खेल बनाने के लिए प्रतिभा पुरस्कार मिला तो तुम ही वो इंसान थे जिसने सबसे पहले मुझे बधाई दी थी। तुम जानते थे कि मुझे कंप्यूटर विज्ञान पसंद नहीं है, इसलिए तुमने मुझे वह रास्ता चुनने की सलाह दी जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन मैं पहले ही वह रास्ता चुन चुकी थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्या तुम्हें यह पता था? उस समय कौन जानता था कि तुम सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हो? उन खुशी से भरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी तुमने मुझसे संपर्क रखा। बार बार तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर किया। हम एक साथ तुम्हारे परिवार से भी मिले। तुम्हारे माता पिता कितने ख्याल रखने वाले थे। क्या तुम्हें याद है जब तुम मुझे वहां ले गए थे तो उन्होंने तुम्हें कैसे चिढ़ाया था? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पहली लड़की थी जिससे तुमने सामान्य तरीके से बात की थी। तुमने तो मुझे अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए भी कहा था। उस समय क्या तुम्हें अंदाज़ा था कि मैं कितनी खुश थी? क्या तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? मैं हमेशा, बस हमेशा तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन खुशी के वे 5 महीने अचानक उलट गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुमने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे बहुत कठोर लहजे में बात करने लगे। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? अचानक से तुम्हें मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई? क्या तुम्हें पता है कि यह मेरे लिए कितना दर्दनाक था? काश मैं वह असल वजह जान पाती कि तुमने मुझसे दूरियां क्यों बना लीं। मेरा मानना है कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसी चीज़ों को सुलझने में समय लगता है। हालांकि वह दिन कभी नहीं आया। 1 महीने बाद तुमने शादी कर ली। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे ये समझने में ही बहुत समय लग गया कि आखिर हो क्या रहा है। दर्द इतना असहनीय था कि कुछ पलों के लिए मेरी सांसें ही रुक गईं। मेरे दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि जब दिल खून के आंसू रोता है तो कैसा महसूस होता है। फिर मुझे एहसास हुआ तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे, है ना? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। क्या तुम मेरी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, या तुम बस मुझे तड़पाना चाहते थे? मुझे इन सवालों के जवाब नहीं पता क्योंकि मुझे उन्हें ढूंढने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ, तुम मुझसे चिढ़ते हो, इसीलिए तुम मुझे चोट पहुँचाने के लिए ऐसी हरकतें कर सके। अगर तुम बस मेरी बहन से शादी करना चाहते थे तो तुमने मेरे साथ इतने प्यार से क्यों बात की, जबकि तुम दूसरों के साथ ऐसा कभी नहीं करते? तुमने मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास हूँ? अब तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हो। ठीक है फिर, मैं वादा करती हूँ आज के बाद से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी।
जब तक कि मैं एक दिन तुम्हारे मुंह से यह न सुन लूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब तक के लिए इन यादों को अलविदा। टिक टिक। ये घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी। आंखें खोलना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मुझे कोशिश करनी होगी। कुछ बार प्रयास करने के बाद काव्या ने अपनी आंखें खोलीं। उफ, बहुत तेज रोशनी है। आंखों को इस रोशनी की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगा। उसने छत की ओर देखा। वह बिल्कुल अनजानी सी लग रही थी। फिर उसने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई। एक बड़ा सा गुलाबी कमरा, पूरी तरह से आलीशान, हर कोने से जैसे पैसा छलक रहा था, सब कुछ बहुत ही अनजाना। बाईं ओर एक खुला दरवाज़ा था जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरा भी बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल किसी राजकुमारी के कमरे जैसा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह इतनी रोमांचित थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पास ही एक कुर्सी पर एक सेविका बैठी थी जो मेज पर सिर रखे सो रही थी। काव्या बिस्तर पर थी। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत लंबे समय से सो रही हो। इसलिए उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा। फिर जब वह बिस्तर से उठी तो लगभग गिर ही पड़ी। जल्दबाजी में उसने बिस्तर को पकड़ लिया और वहीं बैठ गई। खड़े होना आसान नहीं था, इसलिए उसने कुछ देर इंतजार किया। उसने मजबूती से खड़े होने की कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उसके शरीर के निचले हिस्से में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जब भी वह उठना चाहती, उसके पैर बुरी तरह कांपने लगते। धीरे धीरे उसने कुछ गहरी सांसें लीं और बार बार कोशिश की। चौथी बार में वह खड़ी हो पाए, फिर भी उसे किसी चीज का सहारा लेना पड़ा। दीवार को छूते हुए अपना संतुलन बनाते हुए वह धीरे धीरे छज्जे की ओर बढ़ी। वाह, कितना बड़ा छज्जा है, उसने अपने मन में ही कहा। उसे इतनी खुशी हुई कि उसने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई। फिर उसने चारों ओर देखा और उसे एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। हालांकि वह जगह अनजानी थी, फिर भी उसे वहां का माहौल बहुत सुकून देने वाला लगा। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, आसमान में सफ़ेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। छज्जे के नीचे एक सुंदर सा सब्जियों का बगीचा था। उस हरियाली ने उसके दिल को सुकून दिया। वहां एक हल्की हवा बह रही थी जिसमें कुछ फूलों की महक घुली हुई थी। लेकिन उसे फूल क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? यह अजीब था। उसने इधर उधर देखा और कुछ छोटे गमलों में लगे फूलों के पौधे देखे। उन पौधों पर लगे फूल सफ़ेद थे और उनकी खुशबू मन मोह लेने वाली थी। उसने कोने में एक झूला देखा जो लकड़ी का बना था और उस पर कुछ तकिए रखे हुए थे। उसे अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। वह उसके पास गई और वहां बैठ गई। झूला भी बिस्तर की तरह ही मुलायम था। वह लगभग वहां लेट ही गई। वह बहुत प्रसन्न थी। काव्या अभी भी कुछ देर वहीं रहना चाहती थी लेकिन तभी उसके पेट में चूहे कूदने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भूखी थी। वह धीरे से उठी और कमरे के अंदर चली गई। वह भोजन ढूंढने लगी और तभी उसकी नज़र सेविका पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके करीब गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर उसने उसे बुलाने के लिए अपना मुंह खोला। सुनिए। अपनी ही आवाज़ सुनकर वह रुक गई। वह एक अजीब सी आवाज़ थी। वह किसी इंसान की आवाज़ जैसी भी नहीं लग रही थी। उसने ज़ोर से अपना गला साफ करने की कोशिश की। शायद उसकी अजीब आवाज़ सुनकर ही सेविका ने अपनी आंखें खोल दीं। अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सेविका कुर्सी से लगभग गिर ही पड़ी। अचानक सेविका की चीख सुनकर काव्या भी चौंक गई। मालकिन, आप जाग गईं। फ्रांस, पेरिस, गोल्डन पैलेस रेजिडेंसी में अक्टूबर का महीना था। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मौसम बेहद सुहावना था। आर्यन सिंघानिया अपने अध्ययन कक्ष में था और उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका मूड अच्छा है। बाहर के खुशनुमा मौसम से बिल्कुल उलट वह काफ़ी उदास और गंभीर दिख रहा था। वह काव्या की जानकारी वाली फाइलें जांच रहा था। उसे कोमा में गए पूरे 9 महीने बीत चुके थे। अब जबकि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो उसका जागना बस कुछ ही समय की बात थी। आर्यन ने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। वह तो बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। किसे पता था कि उसकी बहन इनकार कर देगी और उसके आदमी गोलियां चलाने लगेंगे। आज अगर काव्या इस हालत में है तो ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है। वह पहली बार उससे एक सम्मेलन में मिला था 2 साल 7 महीने पहले। वह मार्च का महीना था। उसे आज भी सब कुछ साफ साफ याद था। नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह नए खेल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी आया था। नए छात्रों के रूप में उन्होंने वाकई बहुत शानदार काम किया था। निर्णायक मंडल उनसे बेहद प्रभावित था और जाहिर है आर्यन भी उन्हीं में से एक था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह काव्या की तरफ आकर्षित हो गया था। वह सिर्फ उसकी खूबसूरती का ही नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा का भी कायल हो गया था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी उसकी गहरी पारदर्शी काली आंखें। वे इतनी पवित्र थीं। जिस पल उसने उसकी आंखों में देखा वह अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया।
उसने उसे सूरज की रोशनी की तरह खिलखिलाकर मुस्कुराते देखा था। उसने उसे बातें करते, प्रतियोगिता में हिस्सा लेते, मस्ती करते, खाते, नाचते, गाते और गपशप करते देखा था। उसकी हर एक बात कमाल की और दिल जीत लेने वाली थी। उसने उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाई थी। वह रूपरेखा तैयार करने में माहिर थी। पूरे खेल का डिज़ाइन भी उसी ने तैयार किया था। किरदारों में कोई कमी नहीं थी। उसने किरदारों को बहुत ही जीवंत तरीके से उभारा था और उस खेल को बनाने के पीछे उसका मकसद बिल्कुल साफ था। यहाँ तक कि उसकी योजना और समय का प्रबंधन भी एकदम सटीक था। वह वाकई एक बेमिसाल खेल था। वह जानता था कि खेल के बाजार में आने के बाद ये बहुत मशहूर होने वाला है। अंत में उसने एक बहुत ही अच्छी कीमत पर उस खेल को खरीदने का प्रस्ताव रखा। अपनी आगे की योजनाओं पर विचार करने के बाद काव्या और उसकी टीम इस बात के लिए राजी हो गए। वे जानते थे कि उनके पास खेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त पैसा और साधन नहीं थे, इसलिए वे मान गए। बाद में जब उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस पैसे का आधा हिस्सा उनके विश्वविद्यालय को दे दिया गया था। बाकी का आधा हिस्सा उन सभी के बीच बांट दिया गया था और अपने हिस्से के पैसों से उसने अपने लिए एक मकान खरीद लिया था। प्रतियोगिता के बाद उसने खुद सिंघानिया कॉर्पोरेशन के 4 लैपटॉप काव्या की टीम को भिजवाने का इंतजाम किया था। और जहां तक काव्या की बात थी, उसे न सिर्फ लैपटॉप मिला बल्कि एक मोबाइल, टैबलेट और कई दूसरे उपकरण भी मिले थे। उसे आज भी अपने सहायक का वह रोता हुआ चेहरा याद था जब उसने अपने मालिक को कुछ छात्रों को कंपनी के सबसे नए और महंगे उपकरण बांटते हुए देखा था। जब वह सहायक उन उपकरणों को लेकर काव्या की टीम के पास गया था तो उसे शक हुआ था, लेकिन जब उसके मालिक ने उसे काव्या की हर एक हरकत पर नज़र रखने को कहा तो उसका सारा शक वह जाग गई। इससे पहले कि कबीर अपनी बात पूरी कर पाता, एक तूफानी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने कंधे उचकाए, खैर कोई मुझसे ज्यादा उत्साहित है। जैसे ही आर्यन सिंघानिया उस कमरे की ओर गया जो उसने काव्या के लिए चुना था, उसने उसे सेविका के साथ खुशी खुशी बात करते और नाश्ता करते देखा। सूरज की रोशनी कमरे में पड़ रही थी जिससे सब कुछ उज्ज्वल हो गया था। सूरज की किरणें उसके शरीर को छू रही थीं जो उसे और भी अधिक चमकदार बना रही थीं। उसकी मीठी मुस्कान और चमकती आंखों को देखकर उसे लगा कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। लगता है वह ठीक है, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और दोनों महिलाओं ने दरवाजे की ओर देखा। सेविका उठी और सिर झुकाया। उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद वह काव्या के सामने बैठ गया। तो आप ही महान आर्यन सिंघानिया होंगे, उसने खुशी से कहा। आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं। महान? हाँ, सेविका जूही और रसोइया ईशा ने कहा कि आप एक महान इंसान हैं। इतने उदार और दयालु कि मदर टेरेसा भी आपको अपना बेटा कहेंगी और इतने अमीर कि आप पूरा भारत खरीद सकते हैं। वैसे चाची ईशा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मुझे इसे खाना बहुत पसंद आया। आर्यन सिंघानिया का चेहरा उतर गया। मोहतरमा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। गुंडों वाली बात तो छोड़ो, मेरा धन्यवाद कहाँ है? और तुम्हें मुझसे ज़्यादा सिर्फ एक खाना पसंद है। वह सच में बहुत परेशान हुआ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने मुझे इस राजकुमारी जैसे कमरे में रहने दिया। मुझे लगता है कि मैं एक राजकुमारी हूँ जिसे किसी राजकुमार ने बचाया है। खैर, आप उससे कहीं ज्यादा रूपवान हैं। उसने अपनी ठुड्डी के नीचे अपना दाहिना हाथ रखते हुए हामी भरी और किसी ज्ञानी व्यक्ति की तरह गहरी सोच में अपनी उंगलियों को ठुड्डी पर थपथपाया। उसे रूपवान कहते हुए सुनकर आर्यन सिंघानिया इतना खुश हो गया कि वह पूरी तरह भूल गया कि एक पल पहले उसे नाश्ते से जलन हो रही थी। क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? उसने सावधानी से पूछा। अंडस्को 9 महीने पहले। सभी जांच के बाद कबीर ने कहा। उसके सिर में भारी चोट लगी है। जिस तरह से उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हुआ है, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि वह अभी भी जीवित है। जब वह जागेगी तो उसे अल्पकालिक भूलने की बीमारी हो सकती है। मेरा मतलब है, अगर वह जागती है। जैसे ही डॉक्टर ने अगर कहते हुए जोर दिया, आर्यन सिंघानिया ने उसे घूर कर देखा। अरे अरे, मुझे उस जानलेवा नज़र से मत देखो। हम डॉक्टरों ने असंभव को संभव बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो अपने उन आदमियों को मारें जिन्होंने उसे इस हद तक चोट पहुंचाई कि वह अब कोमा में है। उन्हें जिंदा जला दिया गया। आर्यन सिंघानिया की आंखें ठंडी हो गईं। कबीर ने थूक गटका। खैर, वे इसके हकदार थे। डेमन लॉर्ड की पत्नी को चोट पहुंचाना, वे क्या सोच रहे थे? और क्या? जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने पूछा, कबीर सोच विचार के बाद वापस वास्तविकता में आ गया। गोली लगने से उसे खून की कमी हो गई थी और हमने आपकी इच्छानुसार आपका खून चढ़ाया। उसकी सांस सामान्य है। जहां तक उसके सिर की चोट का सवाल है, वह रुका। उसके मस्तिष्क की क्षति काफ़ी बड़ी है। सिर की चोट से बचे लोगों को दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के बाद कई तरह की न्यूरोमनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव हो सकता है। प्रभावित मस्तिष्क के हिस्से और चोट की गंभीरता के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर परिणाम बहुत भिन्न हो सकते हैं।
व्यक्तित्व में बदलाव, स्मृति और निर्णय संबंधी कमियां, आवेग नियंत्रण की कमी और खराब एकाग्रता ये सभी आम हैं। फिर उसने आर्यन सिंघानिया का कंधा थपथपाया। तुम्हें मजबूत होना होगा मेरे दोस्त। अपने सबसे अच्छे दोस्त की परवाह करने वाली आवाज़ सुनकर उसने कबीर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। उसका अच्छे से ख्याल रखना। कबीर ने सिर हिलाया। मैं रखूंगा। अब बेहतर होगा यदि तुम अपना हाथ मेरे हाथ से हटा लो। मुझे लड़कियां पसंद हैं। अपनी बात कहते हुए कबीर व्यावहारिक रूप से कमरे से भाग गया। जहां तक आर्यन सिंघानिया की बात है, वह बस दरवाजे को घूर सकता था। 9 महीने बाद जूही ने कहा, मैं काव्या हूं। क्या तुम्हें कुछ याद है? जूही ने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उससे मेरे सिर में गंभीर चोट आई, इसलिए मेरी याददाश्त चली गई। लगता है तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। हाँ, हम आ गए। उसने ये भी कहा कि वह मेरी हर उस चीज में मदद करेगी जो मैं चाहती हूँ। उसके गंभीर लहजे को पकड़े बिना वह खुशी खुशी उससे बात कर रही थी। ये सेविका, जूही, बहुत बातूनी है। आर्यन सिंघानिया ने दांत पीसे। अरे आर्यु, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? काव्या मेज के नीचे अपने पैर हिला रही थी और उसने उससे पूछा। आर्यु, वह इतना चकित था कि कुछ कह नहीं सका। नमस्ते आर्यु, क्या आप वहाँ हैं? काव्या ने उसकी आंखों के सामने अपने हाथ हिलाए। प्रिय, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? ये नाम बिल्कुल बच्चों जैसा है। खैर, अगर तुम मुझे उपनाम दे रही हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास अपनी प्यारी पत्नी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या पूछना चाहती हो? बात यह है कि आप मेरा नाम जानते हैं और शायद आप मेरी अन्य जानकारी भी जानते हैं। क्या आप उन्हें मेरे साथ साझा कर सकते हैं? मैं जानना चाहूंगी कि मैं असल में कौन हूं। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। आर्यन सिंघानिया ने आह भरी और फिर उसके पास बैठने के लिए उठ गया। उसने उसकी पारदर्शी काली आंखों में देखा। तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हें जन्म देने के बाद हो गई थी जब वह 23 साल की थी। जहां तक तुम्हारे पिता की जानकारी का सवाल है, वह अभी भी अज्ञात है। तुम्हारी माँ शादीशुदा नहीं थी, इसलिए तुम्हारे असली पिता को खोजना थोड़ा मुश्किल है। और तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है। खत्म करने के बाद उसने उसके दोनों हाथ दबाए। उसका चेहरा उतर गया। तो मैं इस विशाल दुनिया में अकेली हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम्हारे पास ये घर है। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। शायद ये पढ़ते हुए कि वह क्या सोच रही थी, उसने वे शब्द एक ही सांस में कह दिए। उसके चेरी जैसे होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये लड़का, इसे ठीक से पता है कि क्या कहना है। जब मैंने पहली बार उसे दरवाजे पर टिके हुए देखा था तो मैं उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा पाई थी। वह 6 फीट लंबा है और उसकी त्वचा गोरी है। उसके गहरे भूरे बालों ने उसके चेहरे को आकर्षक बना दिया था। उसके चेहरे का सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी नीले समंदर जैसी आंखें हैं। और सबसे कामुक हिस्सा उसके होंठ होने चाहिए। वे मोटे, गुलाबी होंठ। इतने रसीले। काव्या का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। बेशर्म, तुम क्या सोच रही हो? भगवान के लिए तुमने अभी अभी अपनी याददाश्त खोई है। उसने मन ही मन खुद को डांटा। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आर्यन सिंघानिया चिंतित हो गया। मैं ठीक हूँ, सच में। उसने अपनी आंखें चुरा लीं। ऐसा नहीं लगता। मैं जांच के लिए तुम्हारे डॉक्टर को बुलाऊंगा। आर्यन सिंघानिया ने भौहें सिकोड़ीं। इससे पहले कि वह उसे रोक पाती कबीर कमरे में आ गया। दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने अद्भुत मरीज की जांच करनी है। आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं। तो वह छिपकर बातें सुन रहा था। नमस्ते प्यारी खरगोश, मैं कबीर हूं, तुम्हारा निजी डॉक्टर, तुम्हारी सेवा में। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने 9 महीने तक तुम्हारी देखभाल की। प्यारी खरगोश, ये कैसा उपनाम है? उसने सोचा, यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। काव्या मुस्कुराए। कबीर मन ही मन रोया। कितनी फरिश्ता है। उस डाक लॉर्ड ने उसे धन्यवाद तक नहीं दिया। मुस्कान की तो बात ही छोड़ दो। और यहाँ उसे देखो। मुझे इसके जैसी फरिश्ता जैसी मरीज पाने के लिए अपने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा। जांच के बाद कबीर ने उससे कहा, तुम आज आराम कर सकती हो और कल से तुम घर के अंदर चल सकती हो। दौड़ने की कोशिश मत करना और अचानक से कठोर व्यवहार मत करना। अपने शरीर को थोड़ा ढलने दो। तुम्हें दवा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। लेकिन तुम्हें अपना खाना ठीक से खाना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सेविका को बताना। ठीक है? ठीक है, उसने खुशी खुशी सिर हिलाया। धन्यवाद। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ। अलविदा। फिर उसने काले चेहरे वाले आर्यन सिंघानिया की ओर देखा। वह संभवतः ऐसी बात पर ईर्ष्या नहीं कर सकता है ना। मैंने सिर्फ नब्ज जांचने के लिए उसका हाथ छुआ था। उसके सिर से बाएं गाल तक ठंडा पसीना बह निकला। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
लेकिन काव्या ने आर्यन सिंघानिया का दाहिना हाथ पकड़ लिया। लेकिन मैंने अभी तक आर्यू से बात पूरी नहीं की है, वह चिल्लाए। पफ, आर्यू डार्क लॉर्ड के लिए क्या उपनाम है? अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कबीर ने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा और दंग रह गया। आर्यन सिंघानिया काव्या को देखकर कोमलता से मुस्कुरा रहा था और उसने उसका हाथ दबाया। फिर उसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, हम कल बात करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लो, तुम तरोताज़ा महसूस करोगी और हम कल जितनी देर चाहो बात कर सकते हैं। ठीक है, काव्या मुस्कुराई। ठीक है फिर, मैं आराम करूंगी, कल बात करते हैं। कबीर का चेहरा बिगड़ गया, फिर उसने अंदर ही अंदर गहरी आह भरी। प्यार लोगों को बदल देता है। जैसे ही वे दोनों गए काव्या छज्जे पर गई। उसने आह भरी। जागने के बाद उसने जो कुछ भी देखा वह उसके लिए अपरिचित था। यहाँ तक कि वह खुद भी परिचित महसूस नहीं करती। वह नहीं जानती कि वह कौन है, अपने आसपास के लोगों को नहीं जानती। असुरक्षा की ऐसी भावना, कोई भी निराशा की भावना को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वे उसकी जगह पर न हो। वह आदमी, आर्यन सिंघानिया, उसमें एक राजा की आभा थी। वह अलग थलग और शांत लग रहा था, लेकिन साथ ही उसने उसे शांत महसूस कराया। हालांकि वह सेविका जूही और रसोइया ईशा को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह अंदर से घबराई हुई थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था। जब उसने उसके हाथ पकड़े तो हाथ इतने गर्म थे कि वह तुरंत तनाव मुक्त हो गई। इससे उसे सुरक्षा की भावना मिली, एक लालसा की भावना मिली। उसने अपने उस हाथ को देखा जहां उसने छुआ था। उसने उसके बारे में जो कहा वह सुनकर उसे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। क्या इस दुनिया में सच में उसका कोई नहीं है? क्या वह कुछ जरूरी भूल रही है? ये सोचकर उसने अपनी रात की कमीज को अपनी छाती के करीब कस लिया। उसकी छाती में दर्द हुआ। मैं जरूर कुछ महत्वपूर्ण भूल गई हूँ, लेकिन अब मेरी याददाश्त नहीं है। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि इस लेडी किलर आर्यन सिंघानिया पर निर्भर रहूं। जब तक मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना होगा। उसके दिल की गहराई से एक गहरी आह निकली। योजक चिन्ह। जैसे ही आर्यन सिंघानिया और कबीर अध्ययन कक्ष की ओर जा रहे थे, कबीर ने अपने दोस्त के चारों ओर की आभा को देखा। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के चारों ओर वसंत की आभा देखकर अपने विचारों को एकत्र नहीं कर पा रहा था। यार, सच में? कबीर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। सच में क्या? आर्यन सिंघानिया चलता रहा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान सच में बहुत अजीब है। कबीर ने अपने मन की बात कही। तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। जल्दी ही एक प्रेमिका बना लो। आर्यन सिंघानिया ने अपने दोस्त को अनदेखा किया और उसे अवाक कर दिया। कितना क्रूर! कबीर अंदर ही अंदर चिल्लाया। वे अध्ययन कक्ष में गए और सोफे पर बैठ गए। तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? आर्यन सिंघानिया ने सीधे पूछा। कबीर का चेहरा भी गंभीर हो गया। मुझे लगता है कि वह अच्छी तरह से ठीक हो गई है। हम उसके मस्तिष्क की क्षति को लेकर चिंतित थे, लेकिन चूंकि उसने हम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया और एक अच्छी छोटी लड़की की तरह काम किया, मुझे लगता है कि वह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब मैं काफ़ी हद तक समझ सकता हूं कि तुम उसकी ओर इतने आकर्षित क्यों हो। न केवल उसकी सुंदरता के लिए, बल्कि वह कितनी चतुर है। उसे देखो, उसने अपनी याददाश्त खो दी है लेकिन अपनी रणनीति नहीं। आर्यन सिंघानिया की आंखें तेज हो गईं। उसका दोस्त बिल्कुल सही था, लेकिन अगर वह अपने अतीत के बारे में पूछती रही तो वह नहीं जानता कि क्या करना है। क्या होगा अगर वह वापस जाना चाहे, उसके पास वापस जाना चाहे? उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वैसे तुमने उससे झूठ क्यों बोला? कबीर के सवाल ने उसे वास्तविकता में ला दिया। मैंने उससे झूठ बोला। कबीर ने कुछ दस्तावेज आर्यन सिंघानिया के सामने सरका दिए। ये काव्या के बारे में था। काव्या, उम्र 23, जन्मतिथि 14 जुलाई, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, त्वचा का रंग गुलाबी रोजी, बाल हेजेल पेड़ जैसे, आंखें काली, होंठ रोजी गुलाबी, कौशल पेंटिंग, पियानो बजाना, गायन, शौक पेंटिंग, तीरंदाजी, व्यक्तित्व हंसमुख, बुद्धिमान, जानती है कि कैसे कार्य करना है। शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान, नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष। पता बीजिंग, पिता रमन, माता ललिता, भाई बहन माया, बड़ी बहन। दस्तावेज कहता है कि उसके माता पिता और साथ ही उसकी बड़ी बहन जीवित हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। कबीर ने इशारा किया। मेरे भाई ने झूठ नहीं बोला। अंडरस्कोर। नमस्ते प्रिय पाठकों, मैं बहुत खोई हुई हूँ। मैंने आपसे धैर्य रखने का अनुरोध किया था और यहाँ मैं ये सब खो रही हूँ। मैं सब कुछ एक साथ लिखना और प्रकाशित करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि आपको यह उपन्यास पसंद है तो कृपया उपन्यास को वोट देते रहें। नमस्ते प्रिय पाठकों, यह आपकी हमेशा खुश रहने वाली लेखिका है। मैंने लिखा था अगर यह उपन्यास 500 रैंक पर आता है तो एक सामूहिक रिलीज होगी। गलती ये थी कि इसमें एक अतिरिक्त शून्य था। ये वास्तव में 50 होना चाहिए। इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे बहुत बहुत खेद है।
कृपया इस हमेशा खुश रहने वाली लेखिका को माफ़ कर दें। इसके बदले में मैं आज एक अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगी। खुश हैं? मेरे भाई ने झूठ नहीं बोला। दरवाजे से एक आवाज़ आई। रोहन सिंघानिया दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा था। रोहन सिंघानिया आर्यन सिंघानिया का भाई है, जो सिंघानिया परिवार का दूसरा युवा मालिक है। वह नेशनल अपराधी दुनिया का राजा है। वह हर समय खुशमिजाज लगता है, लेकिन जब वह गंभीर होता है तो वह सबसे ठंडा हत्यारा बन जाता है। आर्यन सिंघानिया का एक और भाई है, देव सिंघानिया, सिनेमा जगत का एक प्रसिद्ध अभिनेता। वह भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है। रोहन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, अभी भी एक अच्छा जीवन जी रहे हो, है ना? रोहन सिंघानिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पिछली बार जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? कबीर ने दांत पीसे। कबीर, तुम्हें पता है कि अपनी प्रेमिका को बनाए रखने के लिए तुम्हें आकर्षण की ज़रूरत है। मेरी प्रेमिका को लुभाने के लिए मुझे क्यों दोष दे रहे हो? क्या ये हमारी गलती नहीं थी कि हम मेरी तरह आकर्षक नहीं थे? रोहन सिंघानिया ने मजाक उड़ाया। रोहन सिंघानिया, तुम इसे बंद करो, तुम दोनों। एक ठंडी आवाज़ ने तूफानी कमरे को शांत कर दिया। आर्यन सिंघानिया ने आह भरी। उनके नाम एक जैसे क्यों हैं? रोहन सिंघानिया मुद्दे पर आया। उसने कबीर की ओर देखा। तुमने कहा कि भाई ने उसके माता पिता के बारे में झूठ बोला। तुम गलत हो। काव्या का जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसकी माँ ललिता नहीं बल्कि उसकी जुड़वां बहन विनीता है। इसीलिए ललिता और काव्या के चेहरे एक जैसे हैं। जहाँ तक उसके पिता की बात है, मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्पष्टीकरण के बाद कबीर को एक साथ बहुत सी बातें समझ में आती दिखीं। तो इसीलिए उसके तथाकथित माता पिता ने उसके लापता होने पर कोई हंगामा नहीं किया। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उसे पाला था, है ना? फिर क्यों? मुझे मत बताना कि यह उस लड़के की वजह से है। रोहन सिंघानिया फिर से मुस्कुराया। तुम बिल्कुल यही सोचते हो। मेरा मतलब है कि वह उस लड़के से प्यार करती है जिसने उसकी बहन से शादी की है। क्या होगा अगर उसने अपनी बहन की खुशी छीन ली? माता पिता के रूप में उन्हें केवल अपनी बेटी की खुशी की परवाह थी। उन्होंने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसने अपनी बहन और तथाकथित परिवार के लिए लगभग सब कुछ बलिदान कर दिया। उसका चेहरा बिगड़ गया। अब आर्यन सिंघानिया ने अपना मुंह खोला। क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था? उसके भाई ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उन्हें कुछ गलत जानकारी दी। उम्मीद है कि वे मेरे जाल में फंस जाएंगे और मेरी प्यारी होने वाली भाभी को कभी नहीं खोजेंगे। उसकी बात करें तो वह कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या वह अभी भी उसे ढूंढ रहा है? आर्यन सिंघानिया ने पूछा। रोहन सिंघानिया ने भौहें सिकोड़ी। मुझे समझ नहीं आता। वह वही है जिसने उसकी बहन से शादी करके उसे चोट पहुंचाई। ये पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था, चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं। फिर वह उसकी लाश को खोजने के लिए इतना बेताब क्यों है? कबीर की भौहें ऊपर चढ़ गईं। उसने टिप्पणी की, मुझे मत बताना कि उसे केवल खुश करने के लिए इतना लंबा बलिदान देखने के बाद वह सच में उसके प्यार में पड़ गया। मैं अपने भाई के बारे में अधिक चिंतित हूँ। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मेरा मतलब है, उसने 3 गोलियां खाईं और फिर भी कंगारू की तरह कूद पड़ी। इसे प्यार की ताकत कहा जाता है। अविश्वसनीय। अचानक कमरे का तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया। उफ, इससे पहले कि सब कुछ नरसंहार में बदल जाए, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। उस बकवास करने वाले मुंह को कोसो। कबीर ने थूक गटका और उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। वह जल्दी से चला गया। काय, रोहन सिंघानिया ने उसे अंदर ही अंदर कोसा। रोहन। जैसे ही उसके सामने से ठंडी आवाज़ आई, रोहन सिंघानिया ने थूक गटका। हाँ बड़े भाई, हम उसे अतीत के बारे में जानने नहीं दे सकते। हाँ भाई, उसके बारे में आखिरी जानकारी भी नष्ट कर दो। चलो देखते हैं कि तुम फिर मुझसे दूर जाने का प्रबंध कैसे करती हो। आर्यन सिंघानिया को ऐसा करने के लिए खुद से नफरत थी, लेकिन वह उसे 2 साल 7 महीने से देख रहा था। उसने देखा कि वह कितनी दर्दनाक स्थिति में थी, उसके तथाकथित परिवार द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। उसने दांत पीसे। जब तक वह यहाँ है, उसे दोबारा वह दर्द महसूस नहीं होगा। वह उसे दुख और निराशा की भावना फिर कभी महसूस नहीं होने देगा। शंघाई, भारत। मल्होत्रा कॉर्पोरेशन हमेशा की तरह व्यस्त था। एकमात्र अंतर यह था कि हर कोई कठोर था। अगर जरूरी नहीं था तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। माहौल पूरी तरह से एक मिडिल स्कूल जैसा था जहां एक बदमिजाज प्रिंसिपल राउंड पर था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके अध्यक्ष खराब मूड में थे, बिल्कुल एक बदमिजाज प्रिंसिपल की तरह। कुछ कर्मचारियों ने आह भरी। मालिक ने आखिरी बार सामान्य व्यवहार कब किया था? शायद ये 9 महीने पहले था। योजक चिन्ह, अध्यक्ष मल्होत्रा का कमरा। किसी चीज के टकराने की आवाज आई। सहायक सुमित अपने मालिक को पागल होते देखकर कांप रहा था। 20 मिनट पहले। मालिक। सुमित ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। अंदर से एक ठंडी आवाज आई।
सुमित ने थूक गटका। आज वह एक बहुत बुरी खबर लाया था। उसके मालिक का मिजाज हाल ही में बहुत खराब था। जब से वह इटली से आया था, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने पहले की तरह सामान्य बात की हो। उसे एक अत्यधिक ठंडी और दूर की आभा मिली जो 9 महीने पहले थी उसके ठीक विपरीत। मन ही मन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने के बाद सुमित कार्यालय के अंदर गया। वहां उसने अपने मालिक और उसके छोटे भाई को देखा। क्या तुम्हें कुछ मिला? एक ठंडी आवाज कमरे के अंदर गूंजी। सुमित ने फिर से थूक गटका। हम जिन गुंडों को ढूंढ रहे थे वे नहीं मिले। संभवतः उनकी हर जानकारी दुनिया से मिटा दी गई है। धड़ाम। सुमित लगभग उछल पड़ा। उसके मालिक की मुट्ठी से मेज लगभग टूट ही गई थी। और क्या? हमें कुछ सुराग मिले जिससे हमें मोहतरमा के बारे में जानकारी मिली। 8 महीने की तलाश के बाद हमें कुछ फुटेज मिले हैं। सुमित के मालिक ने अपना हाथ फैलाया। कांपते हाथों से सुमित ने अपने मालिक को लिफाफा दिया। अध्यक्ष ने लिफाफा खोला और तस्वीरें निकालीं। तस्वीरें कुछ गुंडों और एक लड़की के साथ थीं। गुंडों ने एक लड़की का मृत शरीर लिया और फिर उस महिला को नर्मदा नदी में फेंक दिया। गुंडे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे 9 महीने पहले मिलन शहर में थे और वह लड़की बिल्कुल उसकी तरह लग रही थी। अध्यक्ष ने अपना गिलास फेंका और वह दीवार से टकराकर टूट गया। सुमित अपने पैरों को कांपने से नहीं रोक सका। उसने दूसरे मालिक की ओर देखा जो शांति से सोफे पर बैठा था। निकल जाओ, अध्यक्ष दहाड़े। जी मालिक। सुमित इतनी तेजी से कमरे से निकला कि अगर कोई प्रतियोगिता होती तो उसेन बोल्ट भी फेल हो जाते। वह अंदर ही अंदर रोया। मालिक का मिजाज इतना भयानक क्यों हो गया? सिसक। अध्यक्ष गुस्से से कांप रहे थे। वह मर चुकी है। असंभव, वह मर नहीं सकती। उन्हें लगा जैसे वे यातना में हैं। इटली में उस घटना के बाद वे ठीक से सो नहीं पाए थे। हर रात वे वही सपना देखते। उसका एक सपना, गोदी में बैठी हुई। जब वह जा रहा था तो उसने उसे एक उदास नज़र दी और फिर उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे वह उसे एक प्यारे जीवन का आशीर्वाद दे रही हो। फिर उसके सिर में चोट लगी, खून बह रहा था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसे लगा जैसे वह पागल हो रहा है। उसकी रगों में खून खौल रहा था। मेरा दिल कह रहा है कि वह जिंदा है। हाँ, वह मर नहीं सकती। उसे खोजा जाना चाहिए, उसे खोजा जाना चाहिए। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम मर रहे हो। बाईं ओर से एक मजाकिया आवाज आई। ये सोफे पर बैठा आदमी था। अध्यक्ष ने उसे एक ठंडी नज़र दी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम उसे खोजने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम उससे नफरत करते हो। एक बार तुमने कहा था कि काश तुम उसे अपने नंगे हाथों से मार सकते। तो अब ये नज़र कैसी? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। एक सर्द जवाब आया। सोफे पर बैठे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे मत बताना कि तुम उस चुड़ैल के प्यार में पड़ गए हो। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वरुण, अध्यक्ष ने कहा और अपने छोटे भाई को ठंडी आंखों से देखा। यदि उसके पास आंखों से लोगों को जमाने की शक्ति होती तो वह कामना करता कि वह अपने भाई के साथ ऐसा ही करे। हाँ भाई, वरुण मल्होत्रा, उनके छोटे भाई ने मजाक में जवाब दिया। अगर वह मर गई है तो उसकी लाश ढूंढो, अध्यक्ष मल्होत्रा ने आदेश दिया। मैं समझ गया। फिर वरुण मल्होत्रा चला गया। जाने के बाद उसका चेहरा काला पड़ गया। कुछ ही सेकंड में ये और भी गहरा हो गया। भले ही वह मरी नहीं है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह मर जाए और लाश को आपके पास वापस लाऊंगा बड़े भाई। उसने दांत पीसे और वादा किया। अध्यक्ष मल्होत्रा ने तस्वीरों को फिर से देखा। वह उन्हें फाड़ना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि वह उस लड़की में इतना क्यों दिलचस्पी ले रहा था। जिस दिन से उसे उसके अस्तित्व के बारे में पता चला, वह उससे नफरत करता था। वह अभी भी उससे नफरत करता था। उसके लिए उसकी नफरत ने सभी सीमाएं पार कर ली थीं। लेकिन वह उसके उदास चेहरे की याद को मिटा नहीं सका। उसकी आखिरी याद। उसके दिल में दर्द हुआ। क्यों? उसके सिर में दर्द हुआ। वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। हालांकि वह उससे नफरत करता था, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा कि वह मर जाए। उसे जवाब मिल गया। बिल्कुल, उसने कभी नहीं चाहा कि वह मर जाए। वह बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी नरक बन जाए। वह उसकी खुशी को नष्ट करना चाहता था। वह उसके सपनों, उसकी स्वतंत्रता, उसकी मुस्कान, सब कुछ नष्ट करना चाहता था। उसके आंसू उसे खुशी और शांति देते। फिर वह उसके सामने क्यों मर गई? हर बार जब वह सपनों में उसका खून से लथपथ चेहरा देखता था तो वह बेचैन हो जाता था। उसे लगा कि उसने उन सभी घृणित कार्यों के लिए उसे माफ कर दिया है जो उसने किए थे। जब वह अपनी पत्नी का चेहरा देखता तो वह और भी अधिक बेचैन हो जाता, क्योंकि उसने जिस लड़की से नफरत की थी उसे सजा देने के लिए उसने अपनी पत्नी से शादी की थी। फिर वह अब पछतावा क्यों कर रहा था? जब उसने अपने 2 साल के बेटे को देखा तो उसका चेहरा दर्द से क्यों भर गया? उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने बेटे को कब उठाया था। उसका बेटा एक गलती थी। उसकी शादी एक गलती थी। शायद उसके प्रति उसकी नफरत भी एक गलती थी। उसने अपना हाथ मेज पर रखा और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया।
नहीं, उसे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वह उससे नफरत करता था और यही सच था। कृपया मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा। उसने सोचा कि अगर वह है तो उसका दर्द दूर हो जाएगा। अध्यक्ष मल्होत्रा उस आखिरी बार के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 9 महीने पहले वह अपने परिवार के साथ इटली गया था। उस समय उसका बेटा 1 साल का था। हालांकि वह केवल अपना परिवार चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी छोटी बहन को ले जाने जिद की। वह मना नहीं कर सका। इसके अलावा उसने सोचा कि बेहतर होगा यदि वह उसे अपने परिवार के साथ खुश देख सके, इससे उसे और अधिक दर्द होगा। भोजन करने के बाद वे मिलन शहर में टहलने गए। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए था और चलते समय उसका सिर उसके कंधे पर था। उनका बच्चा उसके बाएं हाथ में सो रहा था। उसकी पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि उसने उसे इस तरह का प्यार कभी नहीं दिखाया था। और वह लड़की उनके पीछे थी। जैसे ही वे चल रहे थे, अचानक आदमियों का एक समूह आया और उन्हें रास्ते में रोक लिया। वे गुंडों की तरह लग रहे थे, उन्हें एक नज़र देखने पर ही वह समझ जाता। वह धीमी आवाज़ में गुर्राया, तुम क्या चाहते हो? हमें तुम्हारे पीछे वाली महिला चाहिए। मोहतरमा, बिना किसी संघर्ष के हमारे साथ आइए, किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं पहुंचेगी। एक गुंडे ने जवाब दिया। तो वह नेता है, उसने सोचा। उसे दयनीय बनाना अच्छा लगेगा, लेकिन वह उसे कभी भी कुछ गुंडों को नहीं सौंपेगा। वह उनके नियम जानता था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसका अपना भाई भारतीय अपराधी दुनिया का राजा था। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाती, उसने उसे ढाल बना लिया। वह कहीं नहीं जाएगी, वह गुर्राया। गुंडे हंसे। सच में? अगर हम उसे ले जाते हैं तो तुम क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो? तुम नुकसान में हो यार। उन्होंने मजाक उड़ाया और उनकी आंखें खून से लाल हो गईं। इसलिए पीछे हटो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। जब वे बात कर रहे थे, एक पुलिस की गाड़ी आई। गुंडों ने अपने शरीर से उसके परिवार को ढाल बना लिया ताकि पुलिस उन्हें न देख सके। एक पुलिस वाला बाहर आया। अधिकारी रवि, काफी समय हो गया। तुम कैसे हो? गिरोह के नेता ने खुशी से पूछा। लानत है उस अधिकारी पर, हमें इतने महत्वपूर्ण क्षण में परेशान कर रहा है। तुम लोग यहाँ एक साथ हो, परेशानी की तलाश में हो? अधिकारी रवि ने पूछा। हाँ, अधिकारी, क्या हम भी मजे नहीं कर सकते? जब वे बात कर रहे थे, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नाराजगी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह उसके व्यवहार में अचानक बदलाव की आदी हो चुकी थी। उसने बिना कोई आवाज़ किए उसे वापस जाने का इशारा किया। धीरे धीरे वे पीछे हटे। जैसे ही वे लगभग 30 मीटर गए, वैसे तुम्हारे शिकार तुम्हारे हाथों से निकल रहे हैं लड़कों। अधिकारी रवि आराम से सिगरेट जलाते हुए दिखा। लेखक का नोट, बेवफा पुलिस अधिकारी। गुंडों ने जल्दी से अपने पीछे देखा। लानत है, अध्यक्ष मल्होत्रा ने सोचा। भागो, वह गुर्राया। वे भागने लगे। मैंने कुछ नहीं देखा। अधिकारी रवि कार में गया और चला गया। गुंडों को संकेत मिला और वे भागने लगे। लानत है, वे दौड़ सकते हैं। नेता ने अपनी बंदूक निकाली। धमाका। नेता निशानेबाजी में माहिर था और उसने उस आदमी पर निशाना साधा, लेकिन जिस महिला को वे अपने साथ ले जाना चाहते थे, उसने उसे ढाल बना लिया और गोली खा ली। जैसे ही उसने उसे लड़खड़ाते देखा, नेता क्रूरता से मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे चोट लगी थी, मालिक ने कहा था कि उसे किसी भी कीमत पर हमारे साथ लाओ। उसने जिंदा या मुर्दा का जिक्र नहीं किया था। उसने क्रूरतापूर्वक टिप्पणी की। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बच्चा अचानक जाग गया और रोने लगा। लानत है, उसे नहीं पता था कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। पीछे से लड़की ने बच्चे को ले लिया इससे पहले कि वह कुछ कह पाता। जैसे ही वह उसके गले लगा, उसका बच्चा रोना बंद कर दिया। उसने शांति महसूस की। मेरी बहन को ले जाओ, वह भारी सांस लेते हुए भी शांति से बोली। इस तरह की स्थिति में उसकी शांति देखकर वह चकित रह गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और नाराज हो गया। परेशान करने वाली महिला, ये बेहोश होने का समय नहीं है। हालांकि वह नाराज था, ये लड़की यहाँ थी, इसलिए वह संभवतः उसके सामने वह नाराजगी नहीं दिखा सकता था। लेखक का नोट, अभिनय के लिए इतना कुछ। तुम ऑस्कर के हकदार हो। उसने अपनी पत्नी को सावधानी से लिया और वे दोनों भागने लगे। लेखक का नोट, और बाकी आप जानते हैं। क्राइंग फेस _ नमस्ते प्यारे पाठकों, धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। मैं सच में बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ और अब अपनी रीढ़ को सीधा नहीं रख सकती। मेरे सभी प्यारे पाठकों की बदौलत परीक्षा अच्छी रही। <3 क्या आप लोग समीक्षा में मेरी मदद कर सकते हैं? यह मेरे लेखन की गुणवत्ता को मानक बनाने में मेरी मदद करेगा। फ्रांस, पेरिस, गोल्डन पैलेस रेजिडेंसी। रोहन सिंघानिया बार में था जो उसके ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ था। वहां बैठे बैठे वह बियर पी रहा था। वह सोच रहा था कि 9 महीने पहले क्या हुआ था। अपनी छोटी भाभी के खून से लथपथ शरीर को याद करते हुए वह कांप उठा।
उसे अभी भी अपने बड़े भाई का घबराया हुआ चेहरा याद था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस समय उसे एहसास हुआ कि यह लड़की उसके भाई के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसका बड़ा भाई न सोया न खाया, बस उस निजी अस्पताल में उसके पास ही रहा। रोहन सिंघानिया उस दिन के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सका। अगर उसने अपनी टीम को ठीक से आदेश दिया होता। उसने गहरी आह भरी। उस गहरी आह का क्या मतलब है? एक गहरी आदेशात्मक आवाज आई। धीरे से दरवाजे की ओर देखते हुए आधा बैठा हुआ रोहन सिंघानिया ठीक से बैठ गया। बड़े भाई, दर्द से भरी उसकी आवाज सुनकर आर्यन सिंघानिया की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। उस बच्चों जैसी आवाज का क्या मतलब है? मुझे लगा कि तुम 27 साल के एक परिपक्व आदमी हो। आर्यन सिंघानिया ने अपने भाई को चिढ़ाया। वह अपने दूसरे भाई के पास बैठ गया, फिर उसका सिर थपथपाया। अब खुद को दोष मत दो। उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई है। उसकी कोमल टिप्पणी ने रोहन सिंघानिया को थोड़ा मुस्कुरा दिया। जब बात आती है तो आर्यन सिंघानिया इतिहास का सबसे महान बड़ा भाई बन सकता है। क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन सिंघानिया सीधे मुद्दे पर आया। जरूर, यह क्या है? रोहन सिंघानिया ने तुरंत जवाब दिया। काव्या को यह नहीं पता होना चाहिए कि वह कौन है। आर्यन सिंघानिया ने गहरे स्वर में कहा। ठीक है, तो हमें उसके अस्तित्व को नष्ट करने की आवश्यकता है जो मैंने पहले ही तुम्हारी इच्छानुसार कर दिया है। जहां तक उसे बताने के लिए झूठ गढ़ने की बात है, मैं इसे संभाल सकता हूं। मुझे पहले से ही पता है कि उसे क्या बताना है। आर्यन सिंघानिया ने उसे रोका। रोहन सिंघानिया ने अपने भाई की ओर सवालिया नजरों से देखा। तो तुम्हें उससे झूठ बोलने से कौन रोक रहा है? मैं नहीं। आर्यन सिंघानिया ने नकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाया। हाँ, रोहन सिंघानिया और भी अधिक चकित हो गया। तुम ही झूठ बोलने वाले हो। फिर आर्यन सिंघानिया ने अपनी योजना का खुलासा किया। क्या? दूसरे शब्दों में, तुम अच्छे आदमी की भूमिका निभाओगे और मैं चोर बनूंगा। अगर किसी दिन वह किसी पर आरोप लगाना चाहेगी तो वह मुझे दोष देगी। वह कभी नहीं सोचेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान से भी ज्यादा उसकी परवाह करता है, उसने वास्तव में सूचना की दुनिया में उसके पूरे अस्तित्व को नष्ट करने की योजना बनाई थी। रोहन सिंघानिया ने निराशा से अपना सिर हिलाया। मैं सच में अभी उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। उसने शरारत से सोचा। अगर उसे कोई भी अतिरिक्त अनावश्यक जानकारी मिलती है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसने थूक गटका क्योंकि उसके सबसे प्यारे बड़े भाई ने उसे गहरे स्वर में चेतावनी दी थी। उफ, हा 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 हा, आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? रोहन सिंघानिया अपने ही शब्दों में लड़खड़ाया। तुम्हारा चेहरा सब कह रहा है। तुम्हारी आंखें व्यवहारिक रूप से चीख रही हैं जैसे मैं निश्चित रूप से भाभी को सब कुछ बता दूंगा। बस इंतजार करो और देखो। आर्यन सिंघानिया की आंखों में मुस्कान की एक झलक थी। बिल्कुल सही, जैसा कि उसके बड़े भाई से उम्मीद थी। उसने उसे चकित करना कभी नहीं छोड़ा। कोई चिंता नहीं, मैं उसे बिल्कुल वही बताऊंगा जो आप चाहते हैं कि वह जाने। रोहन सिंघानिया ने बियर का कैन नीचे रख दिया। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। समझो, हो गया। रोहन सिंघानिया ने अपने भाई को आश्वस्त किया। आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद रोहन सिंघानिया बिस्तर पर चला गया। बड़े भाई को ऑफिस गए 9 महीने हो गए हैं। उसने सोचते हुए मुस्कुराया। शायद भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर वह सो गया। अभी भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। प्रिय पाठकों, मैं बताना भूल गई कि आज मेरा और मेरे पिताजी का जन्मदिन है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। उपन्यास के लिए मुझे आप लोगों से कुछ पूछने की ज़रूरत है क्योंकि मैं आपके लिए लिख रही हूँ। क्या मैं हिंसा का उपयोग कर सकती हूँ? यदि मैं करती हूँ तो यह अब सामान्य दर्शक उपन्यास नहीं रहेगा। मैं सेटिंग्स बदल सकती हूँ। खैर, आपको क्या लगता है? मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते प्रिय पाठकों, मुझे और मेरे पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ ने कहा कि आपको हिंसा से कोई आपत्ति नहीं है। टिप्पणियों को पढ़कर मैंने एक राक्षसी हंसी दी। दोस्तों, बाद में अपनी पसंद पर पछतावा मत करना। _। सुबह काम पर निकलने से पहले आर्यन सिंघानिया काव्या से मिलने गया। बेशक वह रोहन सिंघानिया का परिचय उससे कराना चाहता था ताकि यह आसान हो जाए। उसे बहुत मज़े से खाना खाते देखकर उसके दिल को शांति मिली। खट खट, काव्या ने दरवाजे की ओर देखा और एक सुंदर पुरुष को राख के रंग का सूट, पैंट, टाई और सफ़ेद शर्ट पहने देखा। उसे नहीं पता था क्यों दरवाजे पर उसे देखकर उसे खुशी महसूस हुई। उसने उसकी ओर देखकर बड़ी मुस्कान दी। शुभ प्रभात आर्यू। पफ। रोहन सिंघानिया लगभग खांस पड़ा जब उसने उसे अपने इकलौते बड़े भाई को विशेष उपनाम से बुलाते हुए सुना जिसे दानव के रूप में जाना जाता था। स्पष्ट रूप से उसके पास कबीर के समान अभिव्यक्ति थी। वह आर्यन सिंघानिया के पीछे छिपा था जिसने उसे शून्य महत्व दिया और उसके साथ हवा की तरह व्यवहार किया।
आर्यन सिंघानिया कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें उसकी चमकदार मुस्कान पर टिकी थीं। उसने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें भी शुभ प्रभात। फिर उसने उसके खाने पर नजर डाली। यह एक साधारण व्यंजन था जिसमें 2 उबले अंडे, टोस्ट, मक्खन, दूध की मिठाई और फलों का रस था। क्या खाना तुम्हारी पसंद का है? काव्या ने खुशी खुशी सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे वे बहुत पसंद हैं। खासकर मिठाई। चाची ईशा सच में एक अच्छी रसोइया हैं। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए मैं उन्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। उसका लापरवाह रवैया देखकर आर्यन सिंघानिया तनाव मुक्त हो गया। रसोइया ईशा एक देखभाल करने वाली रसोइया है। वह 62 वर्ष की थी। जब वे छोटे थे तब से उन्होंने उसकी और उसके भाइयों की देखभाल की। सबसे छोटे मालिक देव सिंघानिया, जब वह बच्चा था तब भी उसके पके हुए व्यंजन के बिना नहीं खा सकता था। वे सभी उसे बहुत पसंद करते थे। इसलिए जब आर्यन सिंघानिया इटली में स्थित पारिवारिक घर से यहाँ आया तो वह पुरानी रसोइया को अपने साथ ले आया। वही कारण है कि वह और रोहन सिंघानिया दोनों लगभग हर रात उसके पके हुए खाने का स्वाद लेने के लिए घर आते हैं, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। लगता है कि कोई और भी चाची ईशा के आकर्षण में पड़ गया है। वह मन ही मन मुस्कुराया। फिर अचानक उसका आकर्षक सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। क्या होगा अगर उसे ईशा का पका हुआ खाना मुझसे ज्यादा पसंद आए? अचानक उसके दिमाग में तनाव आ गया। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, काव्या ने उससे पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? हम काम पर, उसने किसी अन्य अनावश्यक बात को सोचने से खुद को रोकते हुए जवाब दिया। फिर उसे वह कारण याद आया जिस वजह से वह यहाँ आया था। मैं आपको अपने दूसरे भाई रोहन सिंघानिया से मिलवाना चाहूँगा। जैसे ही उसने अपने भाई का नाम लिया, रोहन सिंघानिया ने अपना सिर बाहर निकाला और खुशी खुशी कमरे में प्रवेश किया। नमस्ते बहन, मैं रोहन सिंघानिया हूँ, इस घर का दूसरा युवा मालिक। आपकी सेवा में। उसने एक राजकुमार की तरह सिर झुकाया। एक और सुंदर लेकिन साथ ही शरारती, रूपवान पुरुष को देखकर उसने उसे ध्यान से देखा। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था कि इस जन्म में मुझे इतने रूपवान पुरुष मिले हैं? उसने सोचा। मैं काव्या हूँ, कृपया मेरा ख्याल रखें। उसने भी अपना सिर झुकाया। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आज रात जल्दी घर आऊँगा, आर्यन सिंघानिया ने कहा और अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा। उसके गर्म हाथ ने उसके दिल में एक गर्म और सुरक्षित एहसास दिया। अपनी बड़ी, पारदर्शी आंखों से उसने उसकी ओर देखा और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराए। फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। धड़क। आर्यन सिंघानिया ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से उसके सिर से अपना हाथ हटाया और मुड़कर चला गया। मैं फिर जा रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। उसके कान लाल हो रहे थे। लानत है, वे पूरी तरह से मेरी अनदेखी कर रहे हैं। जैसे ही रोहन सिंघानिया नाराज हो रहा था उसने देखा कि उसके बड़े भाई के कान लाल हो रहे हैं। उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं। उसने चिढ़ाते हुए कहा, बहन काव्या, आप अपने आर्यू को एक अच्छे दिन की शुभकामना क्यों नहीं देती? काव्या ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने हामी भरी क्योंकि वह उससे सहमत थी और कहा, शुभकामनाएं आर्यू। जैसे ही वह खुशी से चिल्लाई, लगभग पूरा घर उसकी आवाज़ सुन सकता था। उसे एक अच्छे दिन की शुभकामना देते हुए सुनकर वह पहले से ही एक शादीशुदा आदमी की तरह महसूस कर रहा था। उसे परमानंद महसूस हुआ और उसका मूड हल्का हो गया। सड़क पर वह पूरे रास्ते अपने दाहिने हाथ को देख रहा था। उसके सिर को छूने के बाद उसका हाथ जलने लगा था। जब वह चक्कर खाकर अपने हाथ को देख रहा था, मुख्य चालक को पसीना आ रहा था क्योंकि उसके पीछे वह वसंत महसूस कर सकता था। वह फूलों की गंध सूंघ सकता था और लव बर्ड्स की चहचहाहट की आवाज़ सुन सकता था। वह पहले कभी इस स्थिति में नहीं था। पहले युवा मालिक को इस तरह देखकर जैसे कि वह कोई किशोर हाई स्कूल की लड़की है जो पहली बार प्यार में पड़ गई हो, वह बमुश्किल गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। कृपया कोई मेरे युवा मालिक को वापस बदल दो, ड्राइवर रोया और बिना किसी आवाज़ के प्रार्थना की। नमस्ते प्यारे पाठकों, देर से अपडेट के लिए मुझे बहुत खेद है। कल भी मैंने केवल एक अध्याय अपडेट किया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि आज मेरी भी एक परीक्षा थी, इसलिए अध्ययन के दबाव के कारण मैं एक और अध्याय के लिए अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल सकी। इस प्रकार मैं आज आपको 3 अध्याय दूंगी। आशा है हर कोई इस हमेशा खुश रहने वाली लेखिका को माफ़ कर देगा। मैं अभी भी अन्य 2 अध्याय लिख रही हूँ। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। <3 अंडरस्कोर। आर्यन सिंघानिया को अलविदा कहने के बाद रोहन सिंघानिया सामने वाली सीट पर बैठ गया। तुम आज कैसी हो? उत्साह के साथ रोहन सिंघानिया ने पूछा। काफ़ी अच्छी, काव्या ने संक्षेप में उत्तर दिया। मैं एक अजनबी के साथ इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती, भले ही उन्होंने मुझे बचाया हो। मुझे उनके इरादे जानने होंगे। अभी भी अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाने से इनकार कर रही हो। प्रिय, तुम लंबे समय तक नहीं जी सकती अगर तुम हम पर इतना शक करोगी। अरे यार, हम ही हैं जो तुम्हें मौत के मुंह से वापस लाए हैं।
रोहन सिंघानिया ने मानसिक रूप से मजाक उड़ाया। यहाँ, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। उसने कुछ दस्तावेज उसे दिए। कुछ गुंडों से भागते हुए उसकी कुछ तस्वीरें हैं। वे असली तस्वीरें हैं सिवाय इसके कि उसकी बहन, उसके पति और उनके बच्चे का कोई सबूत नहीं था। तस्वीरों को खोजने में बहुत समय और कड़ी मेहनत लगी। मैंने वास्तव में हार माननी शुरू कर दी थी। रोहन सिंघानिया ने बिना रुके झूठ बोला। सिंघानिया परिवार में रोहन सिंघानिया सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता था। अपनी कम उम्र में वह अपने छोटे भाई देव सिंघानिया के साथ इटली के एक स्थानीय थिएटर में अभिनय करता था। वे दोनों पूरे दिल से अभिनय से प्यार करते हैं। एक बार एक नाटक के लिए एक ऑडिशन था और उन दोनों ने एक ऑडिशन दिया। हालांकि रोहन सिंघानिया को बिना किसी अभ्यास के मौका मिल गया और देव सिंघानिया को नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वह अपने दूसरे भाई से एक अंक पीछे था, भले ही उसने बहुत अभ्यास किया था। देव सिंघानिया काफ़ी परेशान हो गया, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। हालांकि आर्यन सिंघानिया और रोहन सिंघानिया सब कुछ समझ गए। वे निश्चित रूप से भाई थे। रोहन सिंघानिया नाटक से पीछे हट गया और अपने छोटे भाई को एक मौका दिया। देव सिंघानिया उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। वह उस विशेष नाटक के लिए प्रसिद्ध हो गया और उसके बाद उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। दूसरी ओर रोहन सिंघानिया ने जब से नाटक क्लब से पीछे हटने का फैसला किया, उसने हमेशा के लिए नाटक छोड़ दिया। नाटक ने एक पुरस्कार जीतने के बाद देव सिंघानिया तुरंत अपने घर इटली वापस चला गया। फिर वह घर गया और सबसे पहला काम उसने अपने दूसरे बड़े भाई को एक बड़ा कसकर गले लगाना था। रोहन सिंघानिया अपने छोटे भाई की अचानक यात्रा से काफ़ी आश्चर्यचकित था और वह उस कसकर गले लगने से जम गया था, जो देव सिंघानिया ने कभी नहीं किया था, क्योंकि देव सिंघानिया हमेशा शर्मीले प्रकार का था। रोहन सिंघानिया को एहसास नहीं हुआ कि उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। बड़े आलिंगन के समाप्त होने के बाद देव सिंघानिया ने उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया और कहा, यदि आपके बलिदान के लिए नहीं होता तो मुझे दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का मौका कभी नहीं मिलता और दुनिया मेरी कभी सराहना नहीं करती। ये केवल आपकी वजह से है, मुझे ऐसा अवसर मिला है। आप शुरू से ही ट्रॉफी के हकदार हैं, इसीलिए मेरी पहली उपलब्धि आपको जाती है। रोहन सिंघानिया शांत खड़ा रहा। वह अभी भी यह नहीं पचा पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि देव सिंघानिया को कैसे पता चला, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे नाटक में मौका मिला है। फिर अचानक उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि आर्यन सिंघानिया के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान लटकी हुई थी। रोहन सिंघानिया को सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो ये बड़े भाई थे। इतिहास में पहली बार रोहन सिंघानिया रोया। उसके आंसू खुशी के आंसू थे और वह उन्हें रोक नहीं पाया। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। उसने अपने छोटे भाई को गले लगाया और उसे मूर्ख कहते हुए डांटा। देव सिंघानिया जोर से और दिल से हंसा। रोहन सिंघानिया ने उसे पूरे दिल से आशीर्वाद दिया और देव सिंघानिया ने और भी अधिक कड़ी मेहनत करने का वादा किया। अब तक देव सिंघानिया ने अपने दूसरे भाई से अपना वादा निभाया और एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता बन गया। वह अब इटली का खजाना था, फ्रांस का गौरव और भारत का राष्ट्रीयपति था। वह अक्सर भारतीय फिल्मों में अभिनय करता था। काव्या ने तस्वीरों को जांचना शुरू कर दिया। उन्हें देखते हुए वह पीली पड़ गई। क्या वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? उसने डरते हुए पूछा। बिल्कुल, उन्होंने आपका पीछा किया और आपको 3 बार गोली मारी, यहाँ तक कि आपके सिर पर भी चोट पहुंचाई। अब आपकी याददाश्त चली गई है, ये सब उनकी वजह से है। उसने बहुत गंभीरता से कहा, जिससे वह और भी पीली पड़ गई। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वह हकलाने लगी। काश मैं आपके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर पाता, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उस बड़े झूठे ने बस अपना शो शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य से सबसे बड़े झूठे का शो देखने के लिए यहाँ कोई नहीं है। लोग यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। अंडरस्कोर। जब मैं ब्रदर सीन लिख रही थी तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगा था जब आप इसे पढ़ रहे थे? यदि नहीं, तो मैं सच में एक खराब लेखिका हूँ। सिस्क। अरे प्यारे पाठकों, ये दिन के दूसरे अध्याय के साथ आपकी हमेशा खुश रहने वाली लेखिका है। इस अध्याय को लिखने के बाद मुझे लगा कि यह अध्याय का नाम नहीं होना चाहिए। 2 अन्य विकल्प भी थे, लेकिन मैंने इसे तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि यह स्पॉइलर बन जाएगा। तीसरा अध्याय मेरे उठने के बाद होगा, क्योंकि 4 घंटे की परीक्षा के बाद मैं पहले ही थक चुकी हूँ। अगर मैं अभी एक और अध्याय लिखूंगी तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। इसलिए कृपया धैर्य रखें। एक और कारण है कि मैं अभी अध्याय क्यों नहीं लिखूंगी। अध्याय पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। अंडरस्कोर। काश मैं आपके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर पाता, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रोहन सिंघानिया ने खेदजनक चेहरे के साथ कहा। वह छोटी समस्या क्या थी? काव्या ने सतर्क स्वर में पूछा। मैंने सोचा था कि अगर मैं आपकी जानकारी खोज लूंगा तो मैं उस कारण का पता लगाने में सक्षम होऊंगा जिस वजह से वे आपका पीछा कर रहे थे।
लेकिन वह एक पल के लिए रुका, फिर जारी रखा, आपकी सारी जानकारी पृथ्वी से मिटा दी गई। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि काव्या नाम की कोई लड़की है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीमी मिटा दी गई। तुम इसे एक छोटी सी समस्या कहते हो। काव्या का सिर चकरा रहा था। उसने सोचना शुरू कर दिया था कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्यों, कैसे? जैसे ही वह कांपने लगी, रोहन सिंघानिया ने और अधिक असहाय होने का नाटक किया। मैं सच में चाहता हूं कि मुझे कोई जानकारी मिल सके। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। उसने गहराई से सिर झुकाया। उसके लगभग रोने वाले चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने अन्य दस्तावेज देखे और उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। मैं आपसे सतर्क रहने का अनुरोध करता हूं। बाहर ऐसे लोग हैं जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि क्या होगा यदि वे आपको ढूंढ लेंगे? उसके अभिनय में कोई खामी नहीं थी। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? काव्या को कदम रखने या आश्रय लेने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहन काव्या, कृपया इसके बारे में चिंता न करें। मेरे बड़े भाई ने आपको अपना परिवार मान लिया है। लेखक का नोट, आपका मतलब पत्नी है। हम आपको अपने परिवार के रूप में देखते हैं। कृपया हमें छोड़कर न जाएं। फिर वह थोड़ा सिसकने लगा, उसकी आंखें नम हो गईं। और मेरी कभी कोई बहन नहीं थी। मैं हमेशा एक बहन चाहता था जिसे मैं लाड़ प्यार कर सकूं और वह मुझे प्यार करे, मेरे साथ खेले, मेरे साथ यात्रा करे, मुझे अपने स्कूल ले जाए, मुझे किसी बड़े की तरह डांटे, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे घर आने का इंतजार करे, मेरे साथ खाए, सोए। ठीक है, मैं समझ गई। तो कृपया मुझसे वादा करें कि जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तो आप मुझे जाने देंगे। जरूर, जब तक बहन काव्या खुश हैं। वह खुशी से भर गया। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अंदर ही अंदर शैतानी से मुस्कुराया। हालांकि आप अपने नाम के साथ बाहर नहीं जा सकती, चूंकि ऐसे लोग हैं जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने बड़े भाई की अनुमति से आपको अपने परिवार का नाम दिया है। उसने आगे कहा। आपके परिवार का नाम? उसने सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, अब से आप आधिकारिक तौर पर काव्या सिंघानिया हैं। वह गर्व से मुस्कुराया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो आप लोग मुझे गोद ले रहे हैं। कफ, खांसी, खांसी, खांसी। रोहन सिंघानिया अवाक रह गया और उसने हमला कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी अभी एक पिता बना हूं? वह चिल्लाना चाहता था। हालांकि यह अंत नहीं था। क्या आप ठीक हैं? काव्या चिंतित हो गई और उसने उसे एक गिलास पानी दिया। उसने गिलास लिया और पानी पी लिया, इस बात की परवाह नहीं की कि उसने इसका पहले इस्तेमाल किया था या नहीं। वह व्यावहारिक रूप से यहाँ मर रहा था। क्या होगा अगर वह बड़े भाई को बड़े भाई आर्यू बुला ले? मेरा भाई सदमे से मर जाएगा। वह घबरा गया था। दरअसल बहन, मुझे नहीं, हमें किसी चीज़ में आपकी मदद की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अगर ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूं तो कृपया मुझे बताने में संकोच न करें। उसकी नज़रों में रोहन सिंघानिया एक प्यारा छोटा भाई बन गया था। उसका कोई गलत इरादा नहीं था और उसने सच में उसकी सच्चाई खोजने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसे एक अजनबी परिवार का नाम भी दे दिया। ये बेहतर होगा यदि वह उनके लिए कुछ कर सके। उसे अपना कवच उतारते हुए देखकर उसने अपना अंतिम जाल बिछाया। मेरे दादाजी बीमार पड़ गए हैं। वह उदास दिख रहा था। हे भगवान, क्या वह ठीक हो जाएंगे? उसे सहानुभूति महसूस हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने ये भी कहा कि दादाजी के पास 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। उसने लगभग अपने आंसू बहा दिए। माफ़ करना दादाजी, अभी मुझ पर गुस्सा मत होना। यह आपके भावी पर पोते पोतियों के लिए है, इसलिए कृपया इसे संभाल लें। ओह हो, उसे उदासी छाती हुई महसूस हुई। अब वह मेरे बड़े भाई पर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं लेकिन उनके दिल में कोई नहीं है और वह उनके साथ अच्छे नहीं हैं। हम नहीं जानते कि उनके लिए एक सही लड़की कहाँ मिलेगी। वह बहुत दुखी लग रहा था। आपको बस एक ऐसी महिला की तलाश करनी है जिस पर आप विश्वास करते हैं। रुको, अचानक उसे कुछ अटपटा लगा। हाँ, बहन काव्या, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने कहा रुको। वह घबरा गई। कृपया मेरे भाई से शादी कर लो।